अस्सलामुअलैकुम जी। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मेटलैंड कॉन्सेप्ट का पार्ट 2। और फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था पैसिव मूवमेंट के बारे में और साथ ही साथ हमने देखा था टाइप्स ऑफ पैसिव मूवमेंट को। सेकेंड पार्ट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पार्ट में हम कोर एलिमेंट्स की बात करेंगे जिन पे अक्सर पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मेटलैंड कॉन्सेप्ट के कोर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, या पूछ लिया जाता है कौन से ऐसे पिलर्स हैं जिन पे मेटलैंड कॉन्सेप्ट जो है वो स्टैंड करता है। तो फर्स्ट है हमारे पास पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच। मेटलैंड का जो कॉन्सेप्ट है वो पेशेंट सेंटर्ड है, इसमें पेशेंट को बहुत प्रायोरिटी दी गई है। मेटलैंड कहता है कि आप अपने पेशेंट को बहुत एक्टिवली लिसन करें, ना कि आप एक कान से सुन रहे हैं दूसरे से निकाल रहे हैं, और यहाँ आप पेशेंट को सुन रहे हैं साथ ही साथ आप फ़ोन यूज़ करें। इस तरह की हरकतें बिल्कुल नहीं करनी। पेशेंट को एक्टिवली सुनो, क्योंकि आप एक्टिवली लिसन कर रहे होगे तो पेशेंट का और डॉक्टर का एक बहुत ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप बिल्ड होता है। और सेकेंडली ये कि आपने देखना है अपने पेशेंट का कैलिबर, आपने उसके अकॉर्डिंग उसके साथ टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करनी है। ऐसा नहीं कि पेशेंट पंजाबी बोल रहा है, आप उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ में बात कर रहे हो तो पेशेंट ज़रा कंफ्यूज हो जाता है कि पता नहीं मुझे कौन सी बीमारी लग गई है। तो इसलिए बेहतर होता है कि आप उसके साथ उसी की ज़ुबान में बात करो। थर्डली ये कि आप क्या जो पेशेंट जो बात कर रहे हैं आप उस पर बिलीव करो, उसकी बात को इम्पोर्टेंस दो, क्योंकि आपको उसी की बातों से क्लू मिलेंगे और आपका डायग्नोसिस अच्छा बनेगा। जब भी कभी आप पेशेंट के साथ बात कर रहे हो तो आपने नॉन जजमेंटल रहना है, आपने पेशेंट को जज नहीं करना, क्योंकि अगर आप पेशेंट को जज करना शुरू कर दोगे तो इससे क्या होगा कि पेशेंट कंफ्यूज हो जाएगा और वो अपनी प्रॉपरली बातें आप तक कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, और इस कम्युनिकेशन गैप की वजह से आप बहुत सारी चीज़ों को मिस कर दोगे जिससे आपका ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं होगा। ये मिट्ठू के शोर को इग्नोर करना है, क्योंकि मेरा मिट्ठू पागल हो गया, ये बहुत शोर कर रहा है आज। सो इसको इग्नोर करें, अगर हम इसको देखते रहे तो इसने तो हमें पढ़ने ही नहीं देना। सेकेंड हमारा पॉइंट है ब्रिक वॉल एनालॉजी। ब्रिक वॉल एनालॉजी की बात करते हैं तो इसमें इस तरह होता है कि आपने कंसीडर करना है जैसे सेंटर में आपके पास एक ब्रिक्स की वॉल है और ये वॉल परमिएबल वॉल है, यानी इसमें से इंफॉर्मेशन राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट मूव कर सकती है। इस वॉल के सराउंडिंग्स में साइड्स पे दो कंपार्टमेंट्स हैं, दो इंटरडिपेंडेंट कंपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। और एक कंपार्टमेंट में आपके पास सारी क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन आ जाती है, दूसरी साइड पे आपके पास थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन आ जाती है। सपोज़ मेरे पास पेशेंट आया, उसने आके कहा जी मेरी एल्बो में पेन है, मैं जब भी अपनी एल्बो को एक्सटेंड करता हूँ मुझे पेन होती है, जब भी मैं अपनी रिस्ट को एक्सटेंड करता हूँ मुझे पेन होती है, और मुझसे मूवमेंट परफॉर्म नहीं हो रही अपनी एल्बो की। तो मैं ये सारी कंप्लेंट सुनने के बाद उसको देखूंगी और उसको असेस करूंगी, और मैं नोटिस करती हूँ कि उसके वहाँ पे सराउंडिंग्स में, एल्बो के सराउंडिंग्स में उसकी स्वेलिंग भी है, रेडनेस भी है। तो शायद मेरे माइंड में आएगा कि शायद इससे टेनिस एल्बो तो नहीं हो गया, या ओवर यूज इंजरी तो नहीं हो गई, कहीं ये टेनिस प्लेयर तो नहीं है, कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट तो नहीं किया इसने। तो जो भी यहाँ पे थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन आएगी वो मेरे पास इस साइड पे आएगी कि टेनिस एल्बो है या ओवर यूज इंजरी हुई है, ठीक है। जो पेशेंट कंप्लेंट्स कर रहा है या जो मैं उसको देख के एग्जामिन कर रही हूँ क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम यहाँ पे इसको नोट डाउन करते जाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपने पेशेंट की हिस्ट्री बहुत क्लियरली लेनी है, क्योंकि हिस्ट्री अच्छे से जान लोगे तो आपको साइन एंड सिम्टम पता चलेंगे, साइन एंड सिम्टम समझ में आ गए तो आपका डायग्नोसिस अच्छा बन जाएगा। सारी क्लिनिकल हिस्ट्री लेने के बाद उसे प्रॉपरली नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज़ पेशेंट आया है और वो कह रहा है कि मुझे हिप में पेन है, और मैंने उसे असेस किया और मैं नोट करना चाह रही हूँ कि इसकी हिप एरिया में पेन है, जबकि मैं मिस्टेकनली उसे लिख देती हूँ हिप जॉइंट पेन, तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि हिप जॉइंट पेन का मतलब है जॉइंट में पेन है, जबकि हिप एरिया में पेन है कि इसका मतलब ये हो गया कि पेशेंट कंप्लेन कर रहा है मुझे हिप वाले एरिया में पेन है। वो पेन आइदर मस्कुलर भी हो सकता है, किसी और वजह से भी हो सकता है, जॉइंट की वजह से भी हो सकता है, बर्सा की वजह से भी हो सकता है, कुछ भी रीज़न हो सकती है। तो हिप एरिया में पेन आपने बताना है, आपने हिप जॉइंट पेन नहीं लिखना। तो टर्मिनोलॉजी क्या यूज़ करनी है ये भी बहुत ज़रूरी है ख्याल रखना, ठीक है। अब आपने जो पेशेंट का सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली, क्लिनिकल हिस्ट्री ले ली, तो अब टेक्निक कौन सी यूज़ करोगे ट्रीटमेंट के लिए, ये कैसे सिलेक्ट करेंगे, ये ट्रीटमेंट टेक्निक हम सिलेक्ट करेंगे पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। सपोज़ पेशेंट ने कहा है कि मुझे, पेशेंट को आपने जाके देखा है उसको पेन है, तो आप उसको टेंस यूज़ कर रहे हो या सॉफ्ट टिश्यू मसाज कर रहे हो क्योंकि वहाँ पर सोरनेस है मसल्स में, और आप इन्फ्लेमेशन और रेडनेस को देखते हुए आप वहाँ पे कोई कोल्ड पैक यूज़ कर देते हो,
तो आपने जो भी ट्रीटमेंट टेक्निक है वो आपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग यूज़ करनी है। मतलब इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, रेडनेस है, तो आप उसके अकॉर्डिंग टेक्निक यूज़ करोगे, ना कि आप डायग्नोस्टिक टाइटल के पीछे भागोगे और उसको देख के आप ट्रीटमेंट करोगे। सिम्टम्स ठीक होंगे तो पेशेंट समझेगा ना कि भाई मैं बेहतर हुआ हूँ। अगर सिम्टम्स से बेहतर नहीं हो रहे तो पेशेंट को बेहतर होने वाली फीलिंग ही नहीं आएगी। पेशेंट का सारा कंसर्न सिम्टम्स के अराउंड होता है। वो कहता है कि मेरी पेन ठीक है तो मैं ठीक हूँ, मेरी स्वेलिंग ठीक है तो हाँ मैं कल से बेहतर हूँ। वो ये नहीं देखता कि टेनिस एल्बो का लेबल लगा हुआ है तो मुझे उसको ठीक कर रहे हो या क्या सीन है। अच्छा जी, उसके बाद है क्लिनिकल रीजनिंग आप अप्लाई करो। क्लिनिकल रीजनिंग किस तरह से अप्लाई करो, आप देखो कि वहाँ पे डिसफंक्शन क्या चीज़ ख़राब हुई है, वहाँ पे किस चीज़ में ख़राबी आई है, या पीछे जो पैथोबायोलॉजिकल क्या मैकेनिज़्म है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो सिम्टम्स दे रही है, कॉज या सोर्स क्या है सिम्टम्स का, ठीक है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रॉब्लम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पेशेंट को कौन कौन सी प्रिकॉशनरी मेजर्स या कॉन्ट्राइंडिकेशंस को कंसीडर करना है अपने ट्रीटमेंट के दौरान, और प्रोग्नोसिस और मैनेजमेंट पेशेंट की क्या होने वाली है, तो इसको भी देखते हैं। जैसे डिस्फंक्शन की बात करते हैं तो पेशेंट हमारे पास आया है और उसने कहा कि मुझे ग्रिप करने में पेन हो रही है, या मैं अपनी एल्बो को प्रॉपरली स्ट्रेट नहीं कर पा रहा अपनी पेन की वजह से। तो मैं क्या सोचूंगी, यहाँ पे मेरे पास जो थ्योरेटिकल नॉलेज आएगा वो आएगा, कहीं कोई फाइबर स्टीयर तो नहीं कर गई कि पेशेंट से ग्रिप करने में पेन हो रही है, या जो है वो पेशेंट की एल्बो स्ट्रेट नहीं हो पा रही तो फाइबर स्टीयर हो गए हैं लगता है। तो टॉर्न फाइबर्स जो हैं ये हमारे पास थ्योरेटिकल नॉलेज आ गया। फिर पैथोलॉजिकल मैकेनिज्म क्या होगा, पैथोबायोलॉजिकल मैकेनिज्म होगा। सपोज पेशेंट आया और उसने बोला कि 2 दिन पहले मुझे जो है वो मैं कोई चीज़ थ्रो करने लगा था और मुझे सडनली ऐसा फील हुआ और मुझे पेन होना शुरू हो गई, मुझे वो एरिया जो है वो एल्बो का वो रेडनेस हो गई, वहाँ पे टेंडरनेस हो गई। तो जब मैंने ये चीज़ें देखी, ये थी क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इन क्लिनिकल पॉइंट से हमने क्या जो है वो अपने माइंड में थ्योरेटिकल नॉलेज बनाया, हमने कहा कुछ ओवर यूज इंजरी हो गई है, लगता है यहाँ पे कोई ट्रॉमा हो गया है, क्योंकि वो थ्रो करने लगा था तो कुछ ट्रॉमा टाइप हो गया है, या वहाँ पे कुछ इन्फ्लेमेशन हो गई है, क्योंकि रेडनेस, स्वेलिंग और ये सारी चीज़ें इन्फ्लेमेशन को इंडिकेट कर रही है ना। और चूंकि एल्बो वाला एरिया है तो टेनिस एल्बो को भी हम कंसिडर करेंगे। तो ये हमारे पास थ्योरेटिकल नॉलेज हो गया। तो आपने हमेशा राइट साइड पे रखना है क्लिनिकल पॉइंट्स और लेफ्ट साइड पे आपने रखना है थ्योरेटिकल नॉलेज। नेक्स्ट आ जाता है सोर्स ऑफ सिम्टम्स। सोर्स ऑफ सिम्टम्स की बात करते हैं। जैसे सपोज पेशेंट आया और उसने बोला है कि उसको हमने एल्बो की कंप्लेंट सुनते ही हमने उसके ऊपर स्पेशल टेस्ट परफॉर्म किया है, और जब हमने उसकी फिंगर की एक्सटेंशन परफॉर्म करवाई है और उसकी टेस्टिंग की है तो उसको पेन हुई है। हमने जब सुपिनेशन करवाई है तो स्टिफनेस थी और पेनफुल था। हमने जब अपर लिम्ब की न्यूरोडायनामिक यानी कि नर्व्स की टेस्ट परफॉर्म किए हैं तो उसकी बैक ऑफ हैंड पे टिंगलिंग सेंसेशन आई है। तो हमें बैक ऑफ हैंड से फ़ौरन समझ आ जाना चाहिए कि रेडियल नर्व इन्वॉल्व है, ठीक है। अगर हमारे पास सुपिनेशन पेनफुल है या सुपिनेशन में स्टिफनेस आ रही है तो हम सोचेंगे रेडियो अल्नर जॉइंट जो है वहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, रेडियो ह्यूमरल जॉइंट में प्रॉब्लम आ रहा है। और जो आइसोमेट्रिक टेस्टिंग हमने की थी फिंगर एक्सटेंशन के लिए तो उससे हमें पता चला कि कॉमन जो एक्सटेंसर ओरिजिन है वो इन्वॉल्व है, या एक्सटेंसर कार्पे रेडियलिस ब्रेविस टाइट है। तो इस तरह से हमने अपने पॉइंट्स को आपस में कोऑर्डिनेट करना है और सारी चीज़ों को मैच करते हुए अपने डायग्नोसिस तक पहुंचना है। ऐसे ही कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स की बात करते हैं तो हमने देखा पेशेंट की जो एल्बो है वो 20% ज़्यादा हाइपर एक्सटेंड कर रही है, या उसका जो रिस्ट है वो रेडियल डिविएशन में है, ठीक है, एल्बो हाइपर एक्सटेंशन में है। तो हम सोचेंगे जी कि पेशेंट की जनरलाइज हाइपर मोबिलिटी हुई है, ठीक है, और इसलिए ये चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही हैं उसकी पेन के लिए, यानी पेशेंट की हाइपर मोबिलिटी को हमने ऑब्जर्व किया। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स कवर हो चुके हैं कि एक पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच, सेकंड हमने देखा था ब्रिक वॉल एनालॉजी, थर्ड पॉइंट हमारे पास रहता है आइडेंटिफाइंग एंड मैक्सिमाइजिंग मूवमेंट पोटेंशियल। हमने पेशेंट को जब हमने असेस किया तो अब हमारा मेन जो कंसर्न है वो ये है, डायग्नोसिस भी बन गया, साइन एंड सिम्टम्स भी देख लिया, अब हमारा कंसर्न ये है कि पेशेंट की मूवमेंट को बढ़ाना है, यानी वो जो मूवमेंट में एक रुकावट आई थी हमने उसको हटाते हुए मूवमेंट को इंक्रीज़ करना है। नेक्स्ट आ जाता है साइंस एंड आर्ट ऑफ असेसमेंट। तो साइंस एंड आर्ट ऑफ असेसमेंट जो है ये कॉर्नर स्टोन ऑफ कॉन्सेप्ट है, यानी एक मेन पार्ट है इस सारे कॉन्सेप्ट का, क्योंकि यही चीज़ आपको बताएगी कि आइदर आपका ट्रीटमेंट वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है।
आपने सबसे पहले एनालिटिकल असेसमेंट करनी है। पेशेंट जब आपके पास फर्स्ट टाइम आया तो ज़ाहिर है हम उसकी असेसमेंट करते हैं। वो असेसमेंट करते हैं तो हमारे पास एक हाइपोथेसिस बनता है, हमारे माइंड में एक थोड़ी सी पिक्चर बन जाती है कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम है। फिर हमने क्या करना है, जब हमने पेशेंट का ट्रीटमेंट करना है तो हमने उस ट्रीटमेंट से पहले भी असेसमेंट करनी है, और उस असेसमेंट के दौरान हमने कंपेयरेबल साइंस को नोट कर लेना है। कंपेयरेबल साइंस का मतलब ये है, सपोज पेशेंट आया है और कंपेयरेबल साइन क्या होगा, मैंने देखा है कि उसकी रेंज पहले इतनी थी, मैंने गोनियोमीटर से उसकी रेंज नोट कर लिया कि कुछ 30 डिग्री थी, ठीक है। और पेशेंट को न्यूमेरिक पेन NPRS के अकॉर्डिंग पेशेंट की जो पेन है वो बहुत ज़्यादा है, 8 पेन पेशेंट कह रहा है। अब हमें ये कंपेरेबल साइंस को नोट करने का क्या फ़ायदा होगा कि हम जब पेशेंट को आफ्टर ट्रीटमेंट हम देखेंगे तो हम कंपेयर कर सकेंगे कि आइदर उसकी रेंज इम्प्रूव हुई है, या NPRS पे हमने बोला था कि उसकी पेन का लेवल 8 है, तो क्या वो लेवल इम्प्रूव हुआ है, पेशेंट ने कहा है कि मेरी पेन कम हो गई है, तो ये हमें फ़ायदा होगा। तो एक हमने पेशेंट की इनिशियल असेसमेंट करनी है और उससे हाइपोथेसिस बन जाएगा। फिर हमने प्री ट्रीटमेंट असेसमेंट करनी है, वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फिर हमने करनी है असेसमेंट एंड री असेसमेंट, यानी हमने एक दफ़ा पेशेंट को असेस करके नहीं छोड़ देना, हमने आफ्टर ट्रीटमेंट, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट जब भी हमने कोई न्यू टेक्निक अप्लाई करनी है तो हमने उसे रीअसेस लाजमी करना है, ताकि हमें पता चल सके कि क्या हमारा वो ट्रीटमेंट प्लान वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। इसी तरह हमने प्रोग्रेसिव असेसमेंट यानी आफ्टर 3 to 4 सेशंस हमने अगेन असेसमेंट करनी है। हमने आफ्टर ब्रेक्स हमने रेट्रोस्पेक्टिव असेसमेंट करनी है, एंड फाइनली हमने फाइनल असेसमेंट करनी है। और पेशेंट को इस तरह से हम प्रोग्नोसिस बता देंगे कि आपको अब इन सेशंस में इतना रिलीफ आया है, तो इट्स मीन आपको ऑलमोस्ट इतना टाइम लगेगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सो व्यूवर्स, हमारा आज का मेटलाइन कॉन्सेप्ट का टॉपिक यहीं तक था। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, और इसमें जो चीज़ आप लोगों को याद रखने वाली है वो आपको ये 4 पॉइंट्स का मेन पता होना चाहिए। अगर आपको इन 4 पॉइंट्स की डिटेल समझ आ गई तो इट्स मीन आपका मेटलाइन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से हो गया। सो व्यूअर्स, अगर टॉपिक पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।